इस वीडियो के अंदर में हम आपको तमाम सारी बातें बताने वाले हैं कि यहाँ पर क्वालिफिकेशंस क्या क्या होंगे, रिलैक्सेशन आपको कितने साल का मिलेगा, ठीक है, सिलेबस यहाँ पर क्या होगा। तो वीडियो के अंदर में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, इसीलिए वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, बात करें यहाँ पर तो कौन कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जिसके आधार पर आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो पहली बात, आपकी जो नेशनैलिटी है मेरे भाई वो यहाँ पर भारतीय होनी चाहिए। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हाँ नेपाल के हैं, भूटान के हैं, किसी और कंट्री के हैं तो आपका मेरे भाई यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा, आप नौकरी कर पाएंगे। उसके भी सर्टेन क्राइटेरिया, उसके भी अपने नॉर्म्स हैं वहाँ पे। ठीक है, एज लिमिट की अगर हम बात करें तो 20 और 28 साल के बीच में आप होने चाहिए। यहाँ पर 20 और 28 साल आप कह सकते हैं। क्वालिफिकेशंस का मैंने कहा यहाँ पर तो सीधा सीधा कहा है, एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर द एग्जाम। कैंडिडेट हु आर इन देयर फाइनल ईयर और सेमेस्टर ऑफ ग्रेजुएशन कैन अप्लाई प्रोविजनली। दे नीड टू प्रोड्यूस प्रूफ ऑफ हैविंग पास द एग्जामिनेशन ऑन और बिफोर द ज्वाइनिंग डेट। ये एक बड़ी अच्छी बात है। एसएससी में जनरली यहाँ पर क्या होता है मेरे भाई कि फॉर्म भरने के अंतिम तिथि तक आप ग्रेजुएट हो जाने चाहिए, और यहाँ पर ये होता है मेरे भाई कि जो बच्चे फाइनल ईयर में भी हैं वो भी यहाँ पर जो है फॉर्म भर सकते हैं। बस ये है कि ज्वाइनिंग के पहले यहाँ पर उनका सर्टिफिकेट आ जाना चाहिए कि हाँ तुम ग्रेजुएट हो चुके हो। ठीक है, आगे हम बात करें एज लिमिट को लेकर के तो देखिए यहाँ पर एज लिमिट में एससी और एसटी कैटेगरी वाले लोग मैक्सिमम अपर जो एज लिमिट है वो 33 साल का है, जिसमें 5 साल का रिजर्वेशन सम्मिलित है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। उसी तरीके से ओबीसी का हमारा अपर लिमिट है हमारा 31, पर्सन विद डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूडी जनरल जो हो गया वो 38 हो गया, और अलग अलग कैटेगरी के लोगों का मेरे भाई अपर एज लिमिट आपको यहाँ पर दिया गया है। साथ में अगर हम यहाँ पर बात करें तो नॉट बिलो 20 ईयर एंड नॉट अबव 28 ईयर एज ऑन 1/4/2024। ठीक है, मतलब 1 अप्रैल को ये डेट मान रहे हैं, ना कि 1 जनवरी को मान रहे हैं। आप इस बात को समझिए। तो कोविड का भी एक बड़ा इफेक्ट रह जाता है जिसके कारण थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाता है। तो जनरल वालों के लिए मतलब 20 साल से कम और 28 साल से ज्यादा का उम्र नहीं होना चाहिए, और बाकी अलग अलग कैटेगरी का अपर एज लिमिट भी यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, अगर हम बात करें मेरे भाई सैलरी को लेकर के तो हमने कहा ना कि जैसे बेसिक पे आपका 24,000 के करीब में है, फिर इसके बाद में इसमें डियरेंस अलाउंस, फिर इसके बाद में ट्रैवलेंस अलाउंस और काफी सारे अलाउंस जोड़ करके फाइनली आपको लगभग ग्रॉस पे 46,000 का मिलता है। ठीक है, बहुत एक बढ़िया नौकरी मानी जाती है और प्रतिष्ठित नौकरी मानी जाती है। अगर हम बात करें एग्जाम पैटर्न को लेकर के तो आपने कहा ठीक है सर इतना बढ़िया पैसा यहाँ मिल तो रहा है, लेकिन परीक्षा कैसे होगा, कितने चरणों में होगा, यहाँ पर क्या क्या स्टेप्स होने वाले हैं। तो देखो, पेपर की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले तुम्हारा प्रीलिम्स का पेपर होता है जो कि ऑनलाइन होता है, कंप्यूटर बेस्ड होता है। फिर उसके बाद में मेंस का पेपर होता है, ये भी ऑनलाइन होता है, कंप्यूटर बेस्ड होता है। ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। यहाँ से आप क्वालिफाई करके मेंस में जाते हैं, यहाँ पर आपकी मेरिट बनती है, और मेरिट बनने के बाद में आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं। और ये सारा प्रक्रिया 3 स्टेप जो आप देख रहे हैं ये कहाँ पर है, तो ऑनलाइन हो रहा होता है। हालांकि एक बात हम आपको बता दें, जो बैंक का लेवल होता है वो मेरे भाई एसएससी से कई गुना ज़्यादा बेहतर होता है। आप ये मान करके चलिए कि हाल फिलहाल जो भी सीजीएल मेंस के पेपर का पैटर्न आ रहा है और लेवल आ रहा है, तो यूँ समझ लीजिए जहाँ पर उनका लेवल खत्म होता है वहाँ से बैंकिंग का लेवल स्टार्ट होता है, अभी के पैटर्न के अनुसार अगर हम बात करें तो कोई अगर हमारे एसएससी के भाई बहन हैं जो यहाँ पर सोच रहे हैं कि हम बैंकिंग की तैयारी करें, तो यूँ समझ लीजिए कि 2.5 महीने में आपके लिए लगभग असंभव सा है। तैयारी ही कर सकते हैं, पेपर नहीं निकाल पाएंगे। वो तभी पॉसिबल है जब आपको पूरा दिलो जान झोंकना पड़ जाएगा उस पेपर के ऊपर में, बहुत मेहनत करनी पड़ जाएगी, सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, तब जाकर के मेरे भाई आप उसमें शायद प्री क्वालिफाई भी कर पाए। इतना आसान यहाँ पर नहीं है। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं यहाँ पर। तो ये देख लीजिए, यहाँ पर एक छोटी सी बात, 2 बात और कही गई है कि इसमें जो नेगेटिव मार्किंग होता है गलत आंसर का वो 1/4 होता है, और नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स आर डन टू कैलकुलेट द मार्क्स ऑफ कैंडिडेट, इसमें नॉर्मलाइजेशन आपका हो रहा होता है। तो सबसे पहला चरण हमने बात की प्रीलिम्स की, कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। तो मेरे भाई यहाँ पर 3 सब्जेक्ट, पहला हो गया इंग्लिश लैंग्वेज, फिर हो गया न्यूमेरिकल एबिलिटी, और तीसरा हो गया आपका रीजनिंग एबिलिटी। इसके 30 सवाल पूछे जाते हैं जिसके लिए 30 नंबर मिलते हैं और समय है आपका 20 मिनट का। उसके बाद में मैथ्स के 35 सवाल आपके पूछे जाते हैं, समय है 35 नंबर का और समय कितना है 20 मिनट का। और रीजनिंग के आपके 35 सवाल पूछे जाते हैं मेरे भाई यहाँ पर, 35 नंबर के समय है 20 मिनट का। 20-20 मिनट मेरे भाई यहाँ पर आपको तीनों पेपर के लिए दिया जाता है। 1 घंटे का पूरा पेपर होता है, 100 नंबर का पेपर होता है। अब इसमें हम बताएं तो बहुत लोगों को ये लगता है कि ठीक है ओवरऑल हम लाएंगे 100 नंबर में कुछ पर्टिकुलर नंबर और हम क्वालिफाई कर पाएंगे। ऐसा नहीं है। इसमें मेरे भाई सीडीएस की तरह थोड़ा सा पैटर्न है। आप ये कह सकते हैं कि हमें अलग अलग सब्जेक्ट को भी क्वालिफाई करना है और पूरा का पूरा Tier 1 भी क्वालिफाई करना है।
आप ये मान करके चलिए। तो जैसे ये 100 नंबर का पेपर है, तो थोड़ा सा हम प्रीवियस ईयर का कट ऑफ भी आपको दिखा दें ताकि थोड़ा हौसला आपका मजबूत हो पाए, क्योंकि वैकेंसीज स्टेट वाइज आ रही है तो कट ऑफ भी वैसे ही आएगी। तो अगर हम बात करते हैं 2021 में सबसे लोएस्ट कट ऑफ जो गया था वो तमिलनाडु का गया था 61.75, और कितने मेरे भाई 100 नंबर में। नॉर्मलाइजेशन होने के बाद का स्कोर आप कह सकते हो। फिर उसके बाद में हाईएस्ट कट ऑफ आपकी गई थी दिल्ली की। 2022 में सबसे कम कट ऑफ गया था गोवा का, और हाईएस्ट गया था आपका दिल्ली का। और अभी 2023 लास्ट ईयर की बात करें तो सबसे कम 41 पर अरुणाचल का कट ऑफ गया हुआ था, और 80 पर आपका हाईएस्ट कट ऑफ कहाँ गया हुआ था, तो वेस्ट बंगाल का गया था। ठीक है, फिर से थोड़ी याद दिला दे हम आपको, तो मेरे भाई प्रीलिम्स जो होता है वो क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। उसको क्वालिफाई करके आप कहाँ पर जाते हैं, मेंस में जाते हैं। अब मान लीजिए आपने यहाँ पर क्वालिफाई कर लिया, पहले तो आपने हर एक सेक्शन को भी क्वालिफाई किया, फिर उसके बाद में ओवरऑल भी आपने क्वालिफाई किया। क्वालिफाई करने के बाद में आप पहुंचते हैं मेरे भाई मेंस में। तो मेंस का जो एग्जाम पैटर्न होता है वो क्या होता है, जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस का मेरे भाई 50 क्वेश्चन होता है, 50 नंबर का, उसके लिए मिलते हैं आपको 35 मिनट। ठीक है, जनरल इंग्लिश का मेरे भाई यहाँ पर 40 सवाल होता है, 40 नंबर का मिलते हैं 35 मिनट। मैथ्स के 50 सवाल होते हैं, 50 नंबर के मिलते हैं आपको 45 मिनट। उसके बाद में मेरे भाई रीजनिंग और कंप्यूटर दोनों साथ में हो रहे होते हैं, 50 सवाल 60 नंबर, और नंबर कितने मिनट कितने हैं मेरे भाई 45 मिनट। कुल मिलाकर के यहाँ पर 190 सवाल 200 नंबर के पूछे जाते हैं, और समय आपको 2 घंटा 40 मिनट का दिया जाता है। पेपर का लेवल बहुत ही शानदार होता है, आप एक बार देखना, कोई सैंपल पेपर देखना, आपको आइडिया लग जाएगा। तो मैं तो एक ही बात कहूंगा कि अगर कोई छात्र मेरे भाई यहाँ पर सोच भी रहा है कि हाँ मुझे बैंकिंग का पेपर देना है, तो बस एक बार मेरे भाई आप यहाँ पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देख करके जाना, सैंपल पेपर एक बार देख लेना, तब उसके बाद में आप फॉर्म भरने के लिए सोचना भी। अगर आपको लगता है कि 2-2.5 महीने की प्रिपरेशन पर आप मेरे भाई इतने स्कोर तक पहुंच सकते हो जितना यहाँ पर कट ऑफ क्वालिफाई करने की बात की गई है, या एक आधा मॉक टेस्ट आप दे करके देख लीजिएगा। अगर आपको लगेगा कि हाँ अभी मेरे 60 आ रहे हैं, 70 आ रहे हैं और हम यहाँ पर क्रॉस कर सकते हैं, तो ही आप फॉर्म भरने का निश्चय करिएगा, अन्यथा मेरे भाई अपने समय और पैसे और ऊर्जा उसको यहाँ पर वेस्ट मत करिएगा। ठीक है, यहाँ पर अब हम आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। यहाँ पर तो मेंस का जो कट ऑफ है वो कितना गया जिस पर मेरे भाई सिलेक्शन हो भी पाया, तो 2021 की अगर हम बात करें तो 86 नंबर गया है कर्नाटका का, और 99.5 आपका गया है मेरे भाई हिमाचल और हरियाणा का। और ये कितने नंबर में है, 200 नंबर में है। बोलते हैं ना पेपर ऐसा बनाओ, देख रहे हो 200 नंबर में 50% भी कट ऑफ लाना मुश्किल है, और यहाँ एसएससी का खेला देखो। दूसरा 200 नंबर के पेपर में 153 कट ऑफ जा रहा, तब भी बेचारे बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, और तब आलम यहाँ पर ये पेपर ही ऐसा हलवा सेट करते हैं। और जबकि सबसे मजे की बात बताओ, वेंडर दोनों का एक ही है, टीसीएस है। हम तो लड़ के टीसीएस को इसीलिए एसएससी में लेकर के आए थे कि बैंकिंग की तरह हमें कुछ सवाल मिलेंगे, वैसा मिलेगा, लेकिन वो देखने को मिल ही नहीं रहा है यहाँ पे। ठीक है, 2022 में अगर हम बात करें तो 70 आपका जो है कट ऑफ गया था अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर का। हाईएस्ट गया था आपका दिल्ली का। और अभी रिसेंट में अगर हम देखें तो 74.75 आपका अंडमान निकोबार का गया था, सबसे लोएस्ट कट ऑफ। और पोस्ट भी देखा ना आपने कितना है, जैसे लक्षद्वीप में 2 पोस्ट हैं, 3 पोस्ट हैं, बहुत कम लोग चूज करते हैं यहाँ पर जाना, क्योंकि मैंने एक ही बात शुरू में कही थी आपसे कि परमानेंट पोस्टिंग हो जाती है। और इसमें अगर आपने शुरू के 2 सालों के अंदर में नौकरी छोड़ने की सोची ना, तो जितने पैसे कमाए सारे वापस करके आने पड़ेंगे, ये भी बात ध्यान रखना है यहाँ पे। ठीक है, हाईएस्ट कट ऑफ कितनी गई, 81.75। तो इनके थोड़े से अपने स्ट्रिक्ट रूल एंड रेगुलेशन है मेरे भाई, तो इसमें जाने के पहले थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको। अब सबसे बड़ी बात आती है कि जैसे मैंने कहा था कि स्टेट वाइज वैकेंसी होती है, तो ऐसा तो नहीं कि किसी स्टेट में ज्यादा वैकेंसी है तो वहां कूद गए, चाहे वहां की भाषा आती हो कि नहीं आती हो। अब ये तो दिक्कत हो जाएगी। पता चला कोई हमसे लोन मांगने आ रहा है, मलयालम में बोल रहा है, हम हाँ जी किए जा रहे हैं और समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है, उसने क्या कहा, हमने क्या भरा, हमें तो पता ही नहीं। तो इस बैरियर को दूर करने के लिए मेरे भाई यहाँ पर ये चलन है कि आप जिस भी राज्य में जाना चाहते हैं आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, वहां का आपको नॉलेज होना चाहिए लैंग्वेज का। अब ऐसे तो बोलने को कोई भी बोल देगा कि हमें उस राज्य की नॉलेज है, तो उसके भी मेरे भाई सर्टेन कंडीशंस है। और कंडीशंस क्या है कि दोज हु क्वालिफाई फॉर सिलेक्शन and produce 10th or 12th mark sheet certificate evidencing having studied the specified opted local language will not be subjected for any test language। यानी क्या होता है कि जब आप मेंस दे देते हो उसके बाद में यहाँ पर लैंग्वेज टेस्ट होता है, ठीक है, लेकिन उन बच्चों का लैंग्वेज टेस्ट नहीं होता जिनके 10वीं या 12वीं में पर्टिकुलरली वो सब्जेक्ट होता है। जैसे मान लीजिए मलयालम है, अब जिसने ऑलरेडी 10वीं या 12वीं मलयालम का पेपर दे रखा है तो उसको लैंग्वेज टेस्ट देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिन्होंने कोई पेपर ऐसा नहीं दिया, जैसे किसी ने उर्दू का पेपर नहीं दिया, किसी ने कोई लोकल लैंग्वेज नहीं दिया, उसको यहाँ पर लैंग्वेज टेस्ट से होकर के गुजरना पड़ेगा। अगर वो उसमें फेल हो जाता है तो सीधी सीधी बात ली गई है मेरे भाई यहाँ पर, कैंडिडेट हु फेल टू क्वालिफाई दिस टेस्ट विल नॉट बी ऑफर अपॉइंटमेंट, उसको नौकरी नहीं दी जाएगी। तो इसलिए बहुत पहले लोग सोच समझदार के मेरे भाई यहाँ पर भर रहे होते हैं समझदारी के साथ में कि हाँ भैया जहाँ का हमको लैंग्वेज आएगा हम वही राज्य चूज करेंगे। ठीक है, नौकरी पे कोई रिस्क लेना
नहीं चाहता है। एक सबसे महत्वपूर्ण सूचना है मेरे भाई यहाँ पर, जिसके बारे में काफी कम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन इसको जानना बहुत जरूरी है, और वो यहाँ पर क्या है। जब आप मेंस का एग्जामिनेशन देने जाओगे ना, तो ये चीज अपने साथ में लेकर के जाना, नहीं तो बड़ी दिक्कत होगी। कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग ड्यूली ऑथेंटिकेटेड प्रिलिमिनरी एग्जाम कॉल लेटर विथ ऑथेंटिकेटेड कॉपी ऑफ आईडी प्रूफ एज वेल एज मेन एग्जाम कॉल लेटर एट द टाइम ऑफ मेन एग्जाम। फिर से रिपीट कर देता हूं, अगर आप मेंस के एग्जाम देने जा रहे हैं, तो प्रीलिम्स के एग्जाम के टाइम पर जो आपका मेरे भाई एग्जाम कॉल लेटर मिलेगा, और जो उस पर स्टैंप लगा होगा, फोटो वोटो लगा होगा मेरे भाई, वो आपको अपने आईडी प्रूफ के साथ में लेकर के मेंस में जाना है। दीज डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विथ अदर रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट नीड टू बी सबमिटेड ड्यूरिंग द मेन एग्जाम। ठीक है, ये बहुत जरूरी है, नहीं तो आपको पेपर नहीं देने दिया जाएगा। बाकी कैंडिडेट रिपोर्टिंग विदाउट फोटोग्राफ पेस्टेड ऑन द कॉल लेटर और विदाउट टू एडिशनल फोटोग्राफ, ठीक है, विल नॉट बी अलाउड टू अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन। जैसे मैंने कहा ना कि अगर तुम्हारा, कई बार क्या होता है पता है, प्रीलिम्स के पेपर देने गए हैं और उन्होंने अटेस्ट किया ही नहीं, ठीक है, तो मेरे भाई आप भाग मत जाना, उनसे प्रॉपर अटेस्ट करवा करके लेकर के तब मेंस के एग्जाम के लिए जाना, ठीक है, नहीं तो आपको मेंस में नहीं बैठने दिया जाएगा। इसलिए मैंने कहा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जिसके बारे में अभी कम चर्चा है, लेकिन आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा। अब बात आती है मेरे भाई, आपके 3 सब्जेक्ट हो गए, मैथ हो गया प्रीलिम्स में, उसके बाद में रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, तो इनकी यहाँ पर स्ट्रेटजी क्या है और साथ में सिलेबस क्या है। तो एक बार हम लोग सिलेबस देख लेते हैं और साथ के साथ प्री और मेंस दोनों का देखते हैं, ठीक है ना। तो प्रीलिम्स में आपका मैथ्स का यहाँ पर ये सिलेबस है, जैसे सिंप्लीफिकेशन, प्रॉफिट लॉस, SI, टाइम डिस्टेंस, वर्क एंड टाइम, डाटा इंटरप्रिटेशन, रेशियो प्रोपोर्शन, परसेंटेज और नंबर सिस्टम। और मेंस में अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये सारा का सारा टॉपिक आपका मेरे भाई हो गया है, ठीक है, ये मैथ्स का सिलेबस है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर बात करते हैं रीजनिंग को लेकर के, तो यहाँ पर प्रीलिम्स का और मेंस का यहाँ पर हमने दोनों मेरे भाई अटैच कर रखा है सिलेबस आपका, आप देख सकते हैं। और इसमें मेरे भाई सबसे खतरनाक जो आपका पूछा जाता है वो सिटिंग अरेंजमेंट हो गया आपका, ठीक है, मतलब बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन होते हैं, 10-10, 12-12 लाइनों के, थोड़ा उसमें बहुत मेहनत करनी होती है। इनफैक्ट आपका जो कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट भी जो इंग्लिश का आता है, वो उस तरीके से नहीं होता जितना आसान आपको SSC में देखने को मिलेगा। कई बार तो ये हो जाता है कि बैंकिंग का थोड़ा कॉम्प्रिहेंशन अगर CPO के पेपर में डाल दिया जाए ना, सिस्टम मिल जाता है बच्चों का, ये समझ लीजिए। ठीक है, इंग्लिश की अगर हम बात करें सिलेबस को लेकर के, तो प्रीलिम्स का आपका यहाँ पर ये सिलेबस है और मेंस का आपका यहाँ पर ये सिलेबस है, ठीक है। और जनरल स्टडी की अगर हम बात करें मेरे भाई यहाँ पर, तो जनरल स्टडी में आपका जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, ये सारा पार्ट पूछा जाता है। तो अभी हमने आपको पूरा नोटिफिकेशन समराइज करके बता दिया, क्वालिफिकेशंस हमने आपको बता दिए, एज लिमिट हमने आपको बता दी। इसके अलावा अगर कोई जानकारी रह गई हो तो कृपया करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप बता दें, ताकि हम आपके लिए उसके लिए सेपरेट वीडियो ला करके उसको भी हम बता पाएँ। हम खुद आपके पास में हैं, आपके साथ में हैं, आपके बगल में हैं, ठीक है, आपके कंधे पे अपना हाथ रखे हुए हैं, बस आप पढ़िए, ठीक है। चलिए, तो मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए दोस्तों इतना ही। अच्छे से पढ़ाई करिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय, थैंक यू।